चालकता सेल पढ़ लिया था। चालकता सेल से भी पहले हम विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बारे में पढ़ चुके थे। अब नया टॉपिक है सेल स्थिरांक। हमने विशिष्ट चालकता की परिभाषा पढ़ी थी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब विलियन की चालकता अगर निकाली जाए, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब विलियन की चालकता निकाली जाए तो वह उसकी कहलाती है विशिष्ट चालकता। तो उसकी वह विशिष्ट चालकता कहलाती है। 1 सेंटीमीटर विलियन से मतलब है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली इलेक्ट्रोड, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली इलेक्ट्रोड कितनी दूरी पर रखी हूँ? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली इलेक्ट्रोड यदि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई हूँ तो वह विलियन 1 सेंटीमीटर क्यूब विलियन होगा और उसकी चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर कंडीशन में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का इलेक्ट्रोड हो और उसके बीच में 1 सेंटीमीटर की ही दूरी हो। तो यह कंडीशन हर बार संभव नहीं होती है, हर बार पॉसिबल नहीं है। इसीलिए किसी विलियन की विशिष्ट चालकता को अगर हमें निकालना हो तो हम उसमें चालकता में हमें क्या निकालनी है? विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता, तो उसकी चालकता में हम एक व्यंजक का गुणा कर देते हैं। अभी क्या कर रहे हैं? हम इसे केवल व्यंजक नाम दे रहे हैं। हम एक व्यंजक का गुणा कर देते हैं। इस व्यंजक को ही सेल स्थिरांक कहते हैं। यही व्यंजक क्या कहलाता है? सेल स्थिरांक कहलाता है। अब ये सेल स्थिरांक कैसे निकालते हैं? सेल स्थिरांक बराबर होता है L/A। यहाँ L बराबर दोनों इलेक्ट्रोडों की मध्य दूरी, दोनों इलेक्ट्रोडों की मध्य दूरी, और A बराबर दोनों इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। अब इस सेल स्थिरांक की हेल्प से हमें किसी भी विशिष्ट चालकता को निकालने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि हर बार ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती कि इलेक्ट्रोड का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी क्षेत्रफल हो और वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रखी हो। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सेल स्थिरांक का गुणा करने लगे। सेल स्थिरांक L/A होता है। अब L दिया है दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य दूरी, तो ज़रूरी नहीं है दोनों के बीच 1 सेंटीमीटर दूरी ही मानी जाए, और A होता है दोनों इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। दोनों इलेक्ट्रोडों की मध्य दूरी इन सेंटीमीटर, ये भी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विशिष्ट चालकता का एक नया फॉर्मूला हो गया। तो विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर L/A, या तो हम लिख सकते हैं सेल स्थिरांक या फिर L/A इंटू चालकता। एक्चुअल कंडीशंस में हम किसी चालकता सेल के लिए इन मानों को निकालें तो एक्चुअल कंडीशनों में ऐसा संभव नहीं होता है। मतलब ये है, अगर हम कोई ताप दें और उस ताप पर किसी विलयन की विशिष्ट चालकता निकालना चाहें, विशिष्ट चालकता, किसी टेम्परेचर पर कोई ताप दिया हो और उस ताप पर हम विलयन की विशिष्ट चालकता निकालना चाहें, किसी विलयन की विशिष्ट चालकता निकालनी है हमें, किसी विलयन की विशिष्ट चालकता, किसी दिए गए ताप पर किसी विलयन की विशिष्ट चालकता निकालनी है, तो हम डायरेक्ट ही किसी विलयन की विशिष्ट चालकता नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें सबसे पहले किसी संदर्भ या मानक या स्टैंडर्ड मतलब जिसके मानक या संदर्भ होने का मतलब है हम जिसको मानक या फिक्स मानकर उसके बेसिस पर और नए मानों को निकालते हैं।
तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसी ताप पर एक मानक पदार्थ की चालकता निकालनी होती है। सबसे पहले हमें एक मानक पदार्थ लेना है जिसके बारे में जिसकी चालकता हमें निर्धारित करनी है। जब मानक पदार्थ या संदर्भ पदार्थ की चालकता पहले हम निकाल लेंगे, हम सबसे पहले संदर्भ या मानक पदार्थ की चालकता को निर्धारित करेंगे। ये मानक पदार्थ लिया जाता है मोस्टली KCl। इस KCl का उपयोग संदर्भ या मानक पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसी की सहायता से हम विभिन्न सांद्रता के लिए विभिन्न तापों पर विशिष्ट चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें KCl जो कि एक संदर्भ या मानक पदार्थ है, संदर्भ या मानक पदार्थ की चालकता या विशिष्ट चालकता को पहले निर्धारित करेंगे। इस चालकता को निर्धारित करने के बाद ही हम किसी विलयन की विशिष्ट चालकता को निकालते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले KCl के किसी सांद्रता वाले विलयन को लेना है। सांद्रता जो सांद्रता हमें पता है, तो KCl की किसी सांद्रता वाले विलयन को लेना है और उसकी चालकता को हमें निर्धारित करना है। उसकी हमें पहले चालकता निर्धारित कर लेनी है। अब इस चालकता को निर्धारित करके जिस ताप पर इस KCl की किसी सांद्रता कोई फिक्स सांद्रता है वो KCl की ली गई है और कोई ताप है और जिस पर चालकता निकाली गई है, उसी ताप पर हमें उस सांद्रता वाले विलयन की विशिष्ट चालकता का मान निकालना है और अंत में हमें सेल स्थिरांक का निर्धारण करना है। मतलब हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था सेल स्थिरांक का, कि सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता कप्पा अपॉन चालकता। मतलब हमने फॉर्मूला पढ़ा था विशिष्ट चालकता बराबर सेल स्थिरांक इंटू चालकता। तो हमने सेल स्थिरांक का नया फॉर्मूला इसको इंटरचेंज करके बनाया है, सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता अपॉन चालकता। तो हमें इस पूरी प्रोसेस में क्या करना है दोबारा, कि संदर्भ मानक पदार्थ लेना है। संदर्भ मानक पदार्थ लेना है KCl के किसी सांद्रता वाले विलयन की चालकता निकालनी है और ये जो KCl की चालकता निकालनी है उसके ताप को फिक्स कर देना है। इसी ताप पर हमें इस विलयन की चालकता को भी देख लेना है और इनकी मदद से हमें सेल स्थिरांक की गणना कर लेनी है। ठीक है, हमने माना KCl लिया, KCl की किसी फिक्स ताप पर किसी फिक्स सांद्रता की चालकता निकल गई। इस चालकता के द्वारा विशिष्ट चालकता या फिर सेल स्थिरांक का निर्धारण कर लिया। क्योंकि हम KCl संदर्भ लिया है, इसका मतलब KCl की हम चालकता के बारे में जानते हैं पहले से। हमने चालकता के आधार पर विशिष्ट चालकता के आधार पर सेल स्थिरांक निकाल दिया। अब इस सेल स्थिरांक को निकाल कर इसका प्रयोग करेंगे हम इस विलयन की चालकता को निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही सेल स्थिरांक निकल गया तो हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो हमें विशिष्ट चालकता निकालनी है। तो विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर सेल स्थिरांक इंटू चालकता। ठीक है, अब हमने विशिष्ट चालकता, हमने संदर्भ पदार्थ KCl की हेल्प से हमने सेल स्थिरांक को फिक्स कर दिया। यह सेल स्थिरांक एक फिक्स ताप पर निकाला गया था। मतलब एक KCl के लिए जो सेल स्थिरांक निकालते समय जो ताप लिया गया था वही हमें किसी विलयन के लिए ताप लेना है। ठीक है, तो अब विशिष्ट हमने सेल स्थिरांक निकाल लिया। अब हमें जो नया विलयन है उसकी विशिष्ट चालकता कप्पा का मान निकालना है। तो हम इस सेल स्थिरांक का प्रयोग करेंगे, उसमें चालकता का गुणा करके विशिष्ट चालकता का मान निर्धारित कर लेंगे। इस आधार पर हम
किसी भी विलयन की, किसी नए विलयन की विशिष्ट चालकता या सेल स्थिरांक का निर्धारण कर सकते हैं। केवल हमने कुछ परिस्थितियों को कॉमन लेना है, कुछ परिस्थितियों को कॉमन लेकर एक संदर्भ पदार्थ का प्रयोग करके किसी नए विलयन की चालकता को निकालना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आयनों का अभिगमन। आयनों का अभिगमन हमने क्या किया, एक विद्युत अपघट्य लिया। विद्युत अपघट्य का मतलब है इसमें पॉजिटिव आवेश भी है और नेगेटिव आवेश है। इन दोनों से मिलकर क्या बना हुआ है, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य लिया। अब इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए और उनमें करंट फ्लो कर दिया। जब हमने करंट फ्लो किया तो विद्युत अपघट्य में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पहले जुड़े हुए थे वो अब टूटने लगेंगे और टूटकर जो पॉजिटिव आवेश होंगे, जैसे हमने ये माना ये कैथोड है, इलेक्ट्रोड में भी ये कैथोड और ये है एनोड। तो विद्युत अपघट्य में जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, करंट फ्लो करने पर जो पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड की तरफ जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो एनोड की तरफ जाएगा। इस तरह विलयन में जो आयंस होते हैं, इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है, इस तरह विलयन में आयंस के विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाना। विपरीत आवेशित मतलब पॉजिटिव है तो कैथोड नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव है तो एनोड पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इस तरह से आयनों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाना ही आयनों का अभिगमन। तो यही क्या होता है, आयनों का अभिगमन कहलाता है। आयनों का अभिगमन कहलाता है। तो इसमें क्या है, कैथोड नेगेटिव है तो पॉजिटिव इसकी तरफ आएंगे, तो आयन अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ जा रहे हैं। क्या है, आयनों का अभिगमन। अब यह ज़रूरी नहीं है कि सभी आयन हैं उनका अभिगमन सेम है। मतलब सभी आयनों की चाल या गतिशीलता एक जैसी नहीं होती है। आयन अभिगमन कर रहे हैं, अभिगमन मतलब जा रहे हैं अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ, तो ज़रूरी नहीं है अभिगमन में आयनों की चाल या गतिशीलता एक समान हो, एक जैसी हो। ये भिन्न भिन्न भी होती है, डिफरेंट होती है। ये किस पर निर्भर करती है, कुछ कारक फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है नेचर ऑफ आयन, नेक्स्ट टेम्परेचर और नेक्स्ट लगाए गए वोल्टेज, विभव पर। किस पर डिपेंड करेगी कि आयन का नेचर कैसा है, उस समय टेम्परेचर कैसा है और हमने जो विभव लगाया है, विभवांतर है, जो विभव वोल्टेज दी है वो कितनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आयनों का विभव खत्म हुआ। नेक्स्ट है इसी में ही आयनों की गतिशीलता क्या है। जैसे अभी इसमें बोला कि जो विपरीत आवेशित आयन होते हैं अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। इस समय सभी आयनों की चाल या गतिशीलता सेम नहीं होती है। आयनों की चाल या गतिशीलता से मतलब क्या है, मतलब 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर की विभव प्रवणता के प्रभाव से, की विभव प्रवणता के प्रभाव से किसी आयन द्वारा 1 सेकंड में तय दूरी की, हमने इसमें
विभव लगाया है 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। विभव प्रवणता कितनी है? 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसके प्रभाव से आयन 1 सेंटीमीटर में जितनी दूरी तय करेंगे उसी को आयनों की गतिशीलता कहते हैं। मतलब फॉर्मूला क्या होगा? गतिशीलता बराबर आयनों की गतिशीलता, आयन गतिशीलता बराबर क्या होगा? तय दूरी। तो तय दूरी या फिर आयन की गति बटे अपॉन में क्या आ जाएगा? उसकी विभव प्रवणता क्या होगी? 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर विभव प्रवणता के प्रभाव से आयन द्वारा तय दूरी उसकी आयनिक गतिशीलता कहलाती है। उसकी आयनिक गतिशीलता कहलाती है। अब विभव प्रवणता क्या होगा? अगर देखें विभव प्रवणता, विभव प्रवणता हमने अभी डेफिनेशन में कहा कि 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर की विभव प्रवणता के प्रभाव से, मतलब हम लिख रहे हैं 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। अब हम वोल्ट क्या होंगे? विभवांतर होगा, और विभवांतर हम किस पर लगाएंगे? इलेक्ट्रोडों पर। सेंटीमीटर में क्या होगी? ये हम किस पर लगाएंगे? विभवांतर इलेक्ट्रोडों पर। सेंटीमीटर में क्या होगी? इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी। तो क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रोडों पर लगाया विभवांतर या विभव अपॉन इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी। इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी। अगर हम इलेक्ट्रोड लें और इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य लेते हैं और विद्युत अपघट्य में जो 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं उस पर विभवांतर लगाते हैं 1 वोल्ट, इन दोनों के मध्य दूरी हो 1 सेंटीमीटर। तो 1 वोल्ट 1 पर 1 सेंटीमीटर, तो 1 वोल्ट इलेक्ट्रोडों पर अगर विभवांतर लगाया जाए और उनकी दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो उस कंडीशन में विभव प्रवणता 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर होगी। तो विभव प्रवणता 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर की विभव प्रवणता के प्रभाव से क्या करेंगे? इसी के प्रभाव से जैसे हमने धारा फ्लो करी, करंट फ्लो किया, इसके आयन टूटेंगे और आयन टूटकर विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर जाएंगे। तो क्या होगा? आयन गति करेंगे और गति करते समय दूरी तय करेंगे। कितने टाइम में? 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में तय दूरी ही क्या होगी? आयनों की गतिशीलता। तो आयनों की गतिशीलता बराबर तय दूरी बटे उसकी विभव प्रवणता। विभव प्रवणता निकाल ली। विभव प्रवणता क्या थी? 1 वोल्ट 1 सेंटीमीटर। मतलब हम वोल्ट किस पर लगाएंगे? इलेक्ट्रोडों पर विभवांतर लगाएंगे और उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। तो विभव प्रवणता बराबर इलेक्ट्रोडों पर लगाया गया विभवांतर बटे इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी। अब नेक्स्ट है इसके बाद कोलेराउस का नियम, कोलेराउस लॉ। कोलेराउस का नियम, इसमें हम इससे पहले वाली लेक्चर वीडियो में लैम्डा अनंत और म्यू अनंत पढ़ चुके थे। लैम्डा अनंत मतलब अनंत तनुता पर तुल्यांकीय चालकता और म्यू अनंत मतलब अनंत तनुता पर मोलर चालकता या आणविक चालकता। अनंत तनुता का मतलब है हमने सॉल्यूशन को बहुत तनु कर दिया है, डाइल्यूट किया है, उसमें और अधिक पदार्थ मिलाया गया है। हमने विद्युत अपघट्य लिया, विद्युत अपघट्य में और अन्य पदार्थ मिलाया अर्थात उसे तनु किया। तनु करने पर धीमे धीमे उसका आयतन तो बढ़ता जाता है, लेकिन क्या होगा? हमने उसे तनु किया तो आयतन में वृद्धि होगी। जैसे जैसे आयतन में वृद्धि होगी तो
एकांक क्षेत्रफल या इकाई क्षेत्रफल में अगर हम आयंस देखें तो आयनों की संख्या में हो जाएगी कमी। क्यों? क्योंकि वैद्युत अपकट्टे तो उतना ही है, वैद्युत अपकट्टे में धनायनों ऋणायनों की संख्या तो उतनी ही है, लेकिन पहले जब आयतन कम था तो एकांक क्षेत्रफल में काफ़ी सारे धनायन ऋणायन आ रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने आयतन को बढ़ा दिया, आयतन जैसे ही बढ़ेगा तो उस कंडीशन में आयनों की संख्या एकांक क्षेत्रफल में कम होती जाएगी। एकांक क्षेत्रफल में आयनों की संख्या कम होगी तो इससे विशिष्ट चालकता या चालकता में क्या हो जाएगी? कमी। विशिष्ट चालकता में कमी होगी। धीमे धीमे जैसे जैसे हम तनु करते जाएंगे, तनु करते जा रहे हैं तो आयतन V के मान में लगातार वृद्धि हो रही है। आयतन में वृद्धि होने से विशिष्ट चालकता का मान तो घट रहा है, लेकिन जो तुल्यांकी चालकता और मूलर चालकता है उन दोनों के मान में वृद्धि होगी, क्योंकि हमने तुल्यांकी और मूलर चालकता के की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था। तो तुल्यांकी चालकता बराबर क्या था? कप्पा इंटू वी, और मूलर चालकता बराबर था, मूलर चालकता बराबर भी था क्या था? कप्पा इंटू वी। तो दोनों में आयतन का रोल है। जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा तो आयतन बढ़ने से विशिष्ट चालकता के मान में तो कमी हुई, चालकता कम हुई, लेकिन आयतन इतना बढ़ जाएगा कि तुल्यांकी चालकता और मूलर चालकता के मान में वृद्धि होने लग जाएगी। धीमे धीमे जैसे जैसे आयतन बढ़ाते जाएंगे तो एक लिमिट आएगी, तब विलयन अत्यंत तनु हो चुका होगा, तो उसी कंडीशन को कहते हैं अनंत तनुता। और अनंत तनुता पर जो तुल्यांकी चालकता होती है और मोलर चालकता होती है वो लैम्डा अनंत और म्यू अनंत के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। अब ये पिछले लेक्चर का टॉपिक था। अब हम पढ़ेंगे इसी में कोलेराउस का नियम। हमें सिर्फ ये जानना था कि लैम्डा अनंत और म्यू अनंत क्या था। अब कोलेराउस का नियम क्या होता है? कोलेराउस के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, अनंत तनुता की कंडीशन है अनंत तनुता। अनंत तनुता का मतलब विलयन को बहुत ज़्यादा तनु कर दिया गया हो। अनंत तनुता पर जब पदार्थ का पूर्ण वियोजन हो चुका हो, अनंत तनुता पर जब पदार्थ का पूर्ण वियोजन कौन सी कंडीशन में? अनंत तनुता पर पूर्ण वियोजन हो चुका हो, तो उस कंडीशन में पदार्थ की मोलर चालकता, अगर हम मोलर चालकता देखें और एक कंडीशन में हम तुल्यांकी चालकता भी देखेंगे, तो अनंत तनुता पर जब पदार्थ का पूर्ण वियोजन हो चुका होता है तो पदार्थ की मोलर चालकता के मान में प्रत्येक आयन का एक निश्चित योगदान होता है। मतलब प्रत्येक आयन का योगदान, मतलब पॉजिटिव आयन का भी योगदान होगा और नेगेटिव आयन, दोनों का, प्रत्येक का योगदान होता है, प्रत्येक का योगदान होता है। किसमें? मोलर चालकता में, जो केवल आयन की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर हम अनंत तनुता पर जब पदार्थ का पूर्ण वियोजन हो चुका होता है उस कंडीशन में मोलर चालकता का मान देखें तो मोलर चालकता के मान का मान पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब प्रत्येक आयन, दोनों का, प्रत्येक आयन का निश्चित योगदान होता है। यह योगदान आयनों की प्रकृति पर निर्भर करता है, इन आयनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आयन, एक आयन से कितने आसपास में और आयन जुड़े हुए हैं। दोबारा मोलर चालकता क्या होती है? मोलर चालकता इससे पहले हम पढ़ चुके थे, कप्पा इंटू वी फॉर्मूला था। अनंत तनुता पर अगर मोलर चालकता को रिप्रेजेंट करें तो उसे म्यू अनंत बोलेंगे, ठीक है। तो अनंत तनुता पर जब पदार्थ का पूर्ण वियोजन हो चुका होता है उस कंडीशन में मोलर चालकता के बारे में पढ़ें तो मोलर चालकता के मान में प्रत्येक
आयन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन का निश्चित योगदान होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस आयन की प्रकृति कैसी है, इस बात पर निर्भर नहीं करता कि एक आयन से कितने विपरीत आवेशित आयन जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर हम अनंत अनंतता पर जब पदार्थ का पूर्ण वियोजन हो चुका होता है उस कंडीशन में अगर हम तुल्यांकी चालकता को देखें, अर्थात अनंत अनंतता पर किसी पदार्थ की तुल्यांकी चालकता का मान देखें, तो यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयनों, पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों आयनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। दोनों आयनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। मतलब अगर हम लैम्डा अनंत निकालें तो बराबर आएगा लैम्डा सी अनंत प्लस लैम्डा ए अनंत। सी फॉर कैटायन, ए फॉर एनायन। तो यहाँ लैम्डा अनंत सी क्या है, कैटायन के लिए, कैटायन की अनंत अनंतता पर तुल्यांकी चालकता, और लैम्डा ए अनंत का मतलब है एनायन की अनंत अनंतता पर तुल्यांकी चालकता। अब कोलेराउस के अनुसार अनंत अनंतता पर तुल्यांकी चालकता को देखें तो तुल्यांकी चालकता दोनों आयनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। यहाँ लैम्डा अनंत बराबर लैम्डा सी अनंत प्लस लैम्डा ई अनंत। लैम्डा सी मतलब कैटायन की अनंत अनंतता पर तुल्यांकी चालकता, लैम्डा ए अनंत मतलब एनायन की अनंत अनंतता पर तुल्यांकी चालकताएं हैं, पॉजिटिव की और ये नेगेटिव की। अभी हमने इतना पढ़ा दोनों की अनंत अनंतता पर मूलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का निर्धारण किसके बेसिस पर करते हैं। इसके आगे जब आयनिक चालकता, दो टर्म है आयनिक चालकता और आयनिक गतिशीलता, अगर हम इन दो टर्म्स के बारे में पढ़ें तो ये दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग अलग होती हैं, दोनों टर्म बिल्कुल डिफरेंट हैं, ये एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। मतलब अगर हम देखें तो लैम्डा सी अनंत मतलब अनंत अनंतता पर कैटायन धनायन की चालकता, तो आयनिक चालकता वही होगी। आयनिक मतलब आयन की चालकता, तो आयन हमने कौन सा लिया है, कैटायन। कैटायन की अनंत अनंतता पर चालकता समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू फॉर गतिशीलता, यू धनायन की गतिशीलता। अगर हम लैम्डा ए अनंत लें तो लैम्डा ए मतलब ऋणायन की अनंत अनंतता पर चालकता भी समानुपाती होगी गतिशीलता के ही, लेकिन हम उसे V से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स आयनिक चालकता आयनिक गतिशीलता देखने में सेम है, लेकिन आयनिक चालकता आयनिक गतिशीलता दोनों डिफरेंट हैं, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो आयनिक चालकता मतलब एक आयन और ये दूसरा आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की दोनों की अनंत अनंतता पर चालकता समानुपाती हैं गतिशीलता पर, ये धनायन की गतिशीलता और ये ऋणायन की गतिशीलता। अब हम नेक्स्ट इसमें तो हम दोबारा लिख रहे हैं लैम्डा सी अनंत समानुपाती यू, तो लैम्डा सी अनंत चिन्ह इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इक्वल्स टू के यू। इसी तरह से लैम्डा ए अनंत समानुपाती वी, लैम्डा ए बराबर के इंटू वी। यहाँ यू और वी क्या है, धनायन व ऋणायन की गतिशीलता। अब कोलेराउस का नियम मोलर चालकता और दोनों तुल्यांकी चालकता दोनों को क्लेरिफाई करता है। मोलर चालकता अनंत अनंतता पर अगर मोलर चालकता
के बारे में देखें तो मोलर चालकता किस किस पर निर्भर करती है, धनायन और ऋणायन की प्रत्येक के योगदान पर निर्भर करती है। लेकिन कोलेराउस ने तुल्यांकी चालकता को ज़्यादा क्लेरिफाई किया। उन्होंने बताया कि कोलेराउस के नियम की इस नियम ने बताया कि तुल्यांकी चालकता दोनों आयनों की चालकताओं के योग अनंत अनुता पर दोनों आयनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। अब हमने क्या किया, इसको आयनिक चालकताओं को गतिशीलता से रिलेट करके फिर हमने फॉर्मूले निकाले। लैम्डा सी अनंत बराबर के इंटू यू, लैम्डा ए अनंत बराबर के इंटू वी। तो हम कोलेराउस के लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला था लैम्डा अनंत बराबर लैम्डा सी अनंत प्लस लैम्डा ए अनंत, ये था। हमने इसमें रख दी, ये टर्म रख दी, तो लैम्डा अनंत बराबर के इंटू यू प्लस के इंटू वी। नेक्स्ट लैम्डा अनंत बराबर के कॉमन आ गया, यू प्लस वी। ये कोलेराउस के नियम के अकॉर्डिंग निकला। यहाँ k है, ये एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है। अब इसमें कंडीशन दी है, जब आयनिक चालकता ओम इनवर्स में, आयनिक चालकता ओम इनवर्स में और आयनिक गतिशीलता एक इकाई विभव प्रवणता के लिए सेंटीमीटर पर सेकंड हो। मतलब आयनिक गति अगर हमें k यहाँ पर k स्थिरांक दिया है तो k की वैल्यू को फिक्स करने के लिए, वैल्यू के निर्धारण के लिए क्या कंडीशन दिए है कि आयन की चालकता ओम इनवर्स में हो और आयनिक गतिशीलता 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर के आधार पर दी गई हो। तो उस कंडीशन में k की वैल्यू, मतलब इनकी वैल्यू हमें इकाई माननी है, तो इकाई अगर इनकी वैल्यू हो तो उस कंडीशन में k की वैल्यू 1 फैराडे के बराबर होती है। 1 फैराडे का मतलब क्या होता है, 96,500 965,000 कूलाम होती है। अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में अगर हम इससे आयनिक गतिशीलता का फॉर्मूला निकालें तो आयनिक गतिशीलता बराबर इक्वल्स टू आयनिक गतिशीलता किसकी होगी, आयनिक चालकता। तो ये देखो, ये आयनिक गतिशीलता N2 में, तो ये क्या आयनिक गतिशीलता, अब इसको पूरा ले लिया, धनायन और ऋणायन दोनों की गतिशीलता। तो क्या आयनिक गतिशीलता बराबर किसके आ जाएगा, इसको अपॉन में पहुंचा दो, तो क्या आएगा आयनिक चालकता। तो आयनिक चालकता अपॉन के रखेंगे, के की जगह अब हम रखेंगे F या फिर आयनिक चालकता अपॉन 96,500 कूलाम। ये आयनिक गतिशीलता का फॉर्मूला आया है कोलेराउस नियम के बेसिस पर। ये फॉर्मूला यहाँ पे कोलेराउस का नियम खत्म हो गया। कोलेराउस के नियम के अकॉर्डिंग तुल्यांकी चालकता, जो विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता है, वो आयनों की तुल्यांकी अनंत अंतराल पर आयनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। हमने इस फॉर्मूले में आयनिक गतिशीलता और आयनिक चालकता के मध्य में बीच में जो रिलेशन था उससे एक नई टर्म निकाली। उसको जब ये जो टर्म्स निकली थी इसको जब हमने इस फॉर्मूले में रखा
तो हमें आयनिक गतिशीलता का एक नया फॉर्मूला मिला, आयनिक चालकता अपॉन एफ या आयनिक चालकता बटे 96,500 कूलम। ये सारी टर्म्स नोट्स में दी हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आर्रीनियस का विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक है आर्रीनियस का विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत। ये नया टॉपिक है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।